हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSC 011 विश्व मामलों में यूरोपीय यूनियन इग्नू यूनिवर्सिटी। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक है एम्स्टर्डम संधि को विस्तार से समझाइए। तो बच्चों, हमने इससे पहले जो संधि पढ़ी थी उसी संधि का ये दूसरा रूप है। एम्स्टर्डम संधि ये यूरोपीय संघ से संबंधित है। एम्स्टर संधि से पहले हम कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। देखते हैं, अक्टूबर 1997 में एम्स्टर संधि पर हस्ताक्षर हुए तथा मई 1999 में अनुमोदन के पश्चात ये लागू हो गई। इस संधि ने यूरोपीय समुदाय तथा यूरोपीय संघ की संधियों में संशोधन किया। यानी एम्स्टर संधि जो थी वो यूरोपीय संघ की जो संधियाँ थी ना, उनमें कुछ बदलाव की, यानी संशोधन किया गया। जो संशोधन किया गया वो एम्स्टर संधि के द्वारा किया गया। इनकी प्रकृति को अक्षरों से अंकों में परिवर्तित करके पुनः अंकित किया गया। इस संधि का उद्देश्य ऐसी राजनीतिक तथा संस्थागत परिस्थितियां उत्पन्न करना था जो यूरोपीय संघ को भावी चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बना सके। इस संधि ने यूरोपीय संघ के अंदर विचरण की स्वतंत्रता में भी संशोधन किया गया। इनमें वीजा, आप्रवास, शरण देने का अधिकार तथा कुछ अन्य नीतियों को शामिल किया गया। एम्स्टर्डम संधि में मौलिक अधिकारों के यूरोपीय घोषणा पत्र पर भी बल दिया गया। यदि कोई सदस्य देश नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसे संघ की सदस्यता से निष्कासित करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई। तो ये सारी प्रावधान जो थे एम्स्टर्डम संधि के माध्यम से थे। जैसे चलिए बात करते हैं, यूरोपीय संघ के नेताओं की जून 1994 में एक बैठक हुई, जो कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश थे उनकी एक बैठक हुई थी। वो बैठक हुई थी जून 1994 में। इसमें एक विशेष यानी चिंतन समूह का गठन किया गया। यहाँ पर एक विशेष चिंतन समूह बनाया गया, लोगों ने विचार विमर्श किया। इसे ही एम्स्टर्डम संधि का प्रारंभ माना जाता है। विभिन्न विचार विमर्शों और बैठकों के बाद जब यूरोपीय संघ के जो नेता थे उनमें काफ़ी विचार विमर्श हुआ, बहुत सारे तत्वों पर इन्होंने रोशनी डाली। तो काफ़ी विचार विमर्श की बैठकों के बाद 17-18 जून 1997 में इस संधि को स्वीकार किया गया, जो संधि थी एम्स्टर्डम संधि। तथा 2 अक्टूबर 1997 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। विभिन्न देशों की संसदों तथा यूरोपीय संसद की अनुमति के बाद 1 मई 1999 में इस संधि को लागू कर दिया गया। तो ये संधि काफ़ी विचार विमर्श के बाद बनी थी और ये संधि जो थी वो यूरोपीय संघ को और भी प्रभावशाली बनाने वाली संधि थी। एम्स्टर्डम संधि के अंतर्गत 13 प्रोटोकॉल सदस्य, राज्यों की 14 घोषणाएं, सम्मेलन की 51 घोषणाएं तथा वर्तमान संधियों में किए गए संशोधन शामिल हैं। यानी इस एम्स्टर्डम जो संधि थी इसमें 14 घोषणाएं, सम्मेलन की 51 घोषणाएं, वर्तमान संधियों में किए गए संशोधन आदि शामिल हैं। एम्स्टर्डम संधि के कुछ प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार है, जैसे कि एम्स्टर्डम संधि के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक प्रावधान किया गया अनुच्छेद में। और जो कि अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 1 में 16 पैराग्राफ हैं। यानी एम्स्टर्डम संधि के जो अनुच्छेद 1 है उसमें 16 पैराग्राफ हैं और ये संधि साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति तथा पुलिस मामलों में सहयोग से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 2 से लेकर 5 यानी 2, 3, 4, 5 में कुल 70 पैराग्राफ हैं। यानी पहले में तो 16 पैराग्राफ है, तो और जो 2, 3, 4, 5 में 70 पैराग्राफ है, जो पुरानी संधियों यूरोपीय समुदाय संधि, यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय संधि तथा यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय आदि से संबंधित है। अतः एम्स्टर्डम संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए अब बात करते हैं एम्स्टर्डम जो थी संधि थी उसकी क्या विशेषताएं। पहला, सर्वप्रथम एम्स्टर्डम संधि का प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय संघ के प्रमुख सिद्धांतों को, जो उसकी सिद्धांत जो है उनको प्रभावशाली बनाना, जैसे स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र, मानवीयता, विधि का शासन आदि पर बल देना था। यानी जो स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र, मानवीयता, विधि का शासन में जो कमियां हैं उस कमी को दूर करके इन सभी चीज़ों को
प्रभावशाली बनाना इसका उद्देश्य था। दूसरा है एम्स्टर्डम संधि के फलस्वरूप यूरोपीय संघ तथा नागरिकों के बीच वार्तालाप आसान हो गया। यानी एम्स्टर्डम संधि जब लागू कर दी गई, क्योंकि इसे लोकतांत्रिक बनाया गया और इसको मौलिक अधिकारों को भी इसके प्रावधान में रखा गया। अगर कोई सदस्य देश अगर लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उसको सदस्यता से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो यानी यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि यूरोपीय संघ तथा नागरिकों के बीच वार्तालाप आसान हो गया, यानी हर व्यक्ति अब अपने यहाँ पर वार्तालाप कर सकता है, अपनी समस्याओं को रख सकता है। इस संधि के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया कि सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाने की स्थिति में अगर कोई देश या कोई सरकार अगर सामाजिक अधिकारों की रक्षा या सुरक्षा नहीं कर पा रही है, उस स्थिति में सदस्य राज्यों को दंडित किया जाएगा। यानी अगर कोई राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती है या वो असमर्थ है तो उन राज्यों को दंडित किया जा सकता है या उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। ये एम्स्टर्डम संधि के अंतर्गत प्रावधान किया गया। यूरोपीय यूनियन के सदस्य राष्ट्रों के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी रोजगार, पर्यावरण, स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकार आदि। संधि में इन पर विचार करने का कार्य किया गया। यानी एम्स्टर्डम संधि थी उसमें जो यूरोपीय यूनियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी रोजगार, पर्यावरण अधिकार यानी उपभोक्ता अधिकार या स्वास्थ्य से संबंधित जो मामले थे, इन पर भी विचार विमर्श करा गया और इनको एक व्यवहारिक रूप दिया गया। नेक्स्ट इस संधि के द्वारा 1986 के एक अधिनियम द्वारा प्रस्तावित सहयोग कार्यविधि को समाप्त करके नई सह निर्णय कार्यविधि आरंभ की गई। यानी इस संधि के तहत जो हमारी जो 1986 के में जो एकल अधिनियम द्वारा प्रस्तावित सहयोग कार्यविधि थी, यानी पहले वाली जो 1986 में, उसको समाप्त की गई और एक नए सह निर्णय कार्यविधि आरंभ की गई। और नेक्स्ट है इस संधि के अंतर्गत यूरोपीय आयोग के अध्यक्षता की अनुमति के लिए एक यूरोपीय संसद की स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया गया। और ये बोला गया कि संधि के माध्यम से यानी एम्स्टर्डम जो संधि थी, इस संधि के माध्यम से यूरोपीय आयोग का जो अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान जो है यूरोपीय संसद को दिया गया और ये बोल दिया गया यूरोपीय संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। यानी यूरोपीय आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति के लिए यूरोपीय संसद की स्वीकृति अनिवार्य है, जब भी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तो ये एम्स्टर्डम संधि की प्रमुख विषय था। दी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।